Hi everyone and welcome to the Netwala Bhaiya YouTube platform. So today we are going to discuss the Phillips curve. Earlier session we had already covered the different types of inflations and different measures of inflations. तो आज हम कवर करेंगे Phillips curve और इसके साथ ही आज इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे. So to begin this sessions, first of all you have to subscribe this channel so that you will get all the notes and PDFs which we will share here. So let's start today's sessions, that is your Phillips curve. Now what is your Phillips curve और Phillips curve दिया किसने है? So Phillips curve has been given by the William Phillips. ये जो concept आया था इसमें दो चीजों का बात हुआ था, that is your unemployment, inflation and wages. तो किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस से रिलेट करता है एंड किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, ये फिलिप्स कर्व में बताया गया था. फिलिप्स कर्व हमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिलेशन बोल सकते हैं, बताता है किसके बीच में मैम? वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, या कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में हमें एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता है फिलिप्स कर्व. अब फिलिप्स कर्व के ना कुछ अजम्पशंस दिए गए हैं. अजम्पशंस डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि फिलिप्स कर्व में विलियम फिलिप्स ने क्या कंसेप्ट लाया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट वाज नेम्ड आफ्टर द इकोनॉमिस्ट, दैट इज द William Phillips, who pointed out that wages tend to rise faster with the unemployment rate is low. कहने का मतलब था कि वेजेस बढ़ रहा है मैम और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कम हो रहा है, ऐसा विलियम फिलिप्स का मानना था, जिसके बेस पे उन्होंने कहीं ना कहीं हमारा फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट लाया. It says that there is an inverse relationship between the rate of inflation and the rate of unemployment in an economy. In other words, if the unemployment decreases, inflation will increase and vice versa. जैसा कि मैंने बोला, ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है मैम? इनवर्स रिलेशनशिप है. एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा डिक्रीज करेगा तो पहला वाला बढ़ेगा. नाउ नेक्स्ट इज योर फिलिप्स कर्व. अब ये देखिए, आपका ये जो कर्व है ये बताता है इस चीज को कि किस तरीके से फिलिप्स कर्व को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो एग्जाम में. यहाँ पे आप देखो, इन्फ्लेशन आपका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है. अब आप ये देखो, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट आपका कम हो रहा है वैसे वैसे इन्फ्लेशन क्या हो रहा है मैम? राइज हो रहा है. यहाँ देखो, अनएम्प्लॉयमेंट अगर यहाँ था तो आपका इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कहाँ पे जाएगा? यहाँ जाएगा. तो किस तरीके से हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज कर रहा है मैम और इन्फ्लेशन हमारा इंक्रीज कर रहा है. तो ये क्या बता रहा है हमें? एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है. किसके बीच में? इन्फ्लेशन के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में. अब कुछ अजम्पशंस की बात करते हैं कि क्या क्या अजम्पशंस है हमारे फिलिप्स कर्व के. The very first assumption it says that it is a short run curve. क्या है मैम? It is a short run curve. ये कैसा कर्व है? शॉर्ट रन कर्व है. और कैसा है ये? एंड स्टैटिक इन नेचर. कहने का मतलब है फिक्स, स्टैटिक इन नेचर. दूसरा अजम्पशन क्या हो जाएगा इसका? दैट इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग. जैसा कि मैंने दिखाया है, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज ऑफ द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अभी मैंने जो आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में बताया फिलिप्स कर्व में कि किस तरीके से एक इनवर्स रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में, तो वो कैसा स्लोप था मैम? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था हमारा उस कर्व में. और वो कैसा शेप का था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अगर आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को याद कर पा रहे हो तो ये आपको मैंने कहाँ पे पढ़ाया था? इकोनॉमिक्स में, जहां पे आपको बताया था मैंने कि जो रिलेटिव इलास्टिक, इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी मैंने बताया था, उसमें आपको यूनिटरी इलास्टिसिटी पढ़ाया था, जिसका शेप मैम किससे मैच कर रहा था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. वही यहाँ पे भी बोल रहा है कि फिलिप्स कर्व भी हमारा कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. तो इट इज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. ये कैसा कर्व होता है मैम? हमेशा याद रखना, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इसका शेप कैसा होता है तो आपको याद रखना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला.
नाउ नेक्स्ट इज योर, और इसका क्या assumptions माना गया, दैट इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। अब नॉन लीनियर रिलेशनशिप कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे नॉन लीनियर रिलेशनशिप कहने का मतलब है दैट इट इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि मैंने बताया ये कैसा होता है शेप में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है इसका शेप। तो कहीं ना कहीं ये कैसा रिलेशनशिप बता रहा है हमारा दो चीजों के बीच में, कहीं ना कहीं नॉन लीनियर बता रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो नहीं हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज योर प्राइस एक्सपेक्टेशंस आर स्टैटिक हियर। प्राइस एक्सपेक्टेशन कैसा होगा हमारा फिलिप्स कर्व में, स्टैटिक होगा। स्टैटिक कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेगा। स्टैटिक होने का मतलब है कि ना बैकवर्ड आप पहले से या फिर आगे जाके इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, प्राइस का प्राइस जो है अभी वही रहेगा, दैट इज योर स्टैटिक इन नेचर। तो ये कुछ assumptions थे फिलिप कर्व के। द वेरी फर्स्ट दैट इट इज अ शॉर्ट रन कर्व। आपको हमेशा याद रखना है कि फिलिप्स कर्व हमारा कैसा होता है, शॉर्ट रन कर्व होता है, स्टैटिक होता है नेचर में, जो कि चेंज नहीं कर सकते हम। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है और इसका शेप हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से मिलता जुलता है। इट इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप एज वी ऑलरेडी कवर्ड इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि इसका कर्व जो है कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो इट इज नॉट शोइंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। तो इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं कि एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप बता रहा है, इधर इन द एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, और दी अनएम्प्लॉयमेंट और वेजेस के बीच में। एंड इट्स प्राइस एक्सपेक्टेशन इज स्टैटिक। कहने का मतलब है कि ना आप पीछे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना ही आप आने वाले फ्यूचर प्राइसेस के लिए कुछ एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पे। दैट्स व्हाई इट्स प्राइस एक्सपेक्टेशन इज स्टैटिक इन नेचर। नाउ नेक्स्ट इज दैट इट इंक्लूड्स टू पॉलिसीज। फिलिप्स कर्व इंक्लूड्स टू पॉलिसीज, ये आपको समझना है। फिलिप्स कर्व इंक्लूड्स टू पॉलिसीज। द वेरी फर्स्ट पॉलिसी कैसा है आपका, क्या बोलता है, एक्सपेंशनरी केस होता है आपका। यहाँ पे कैसा होता है मैम, एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी केस में क्या होता है, दैट इट इज द केस वेयर द इन्फ्लेशन राइजेस एंड देन द अनएम्प्लॉयमेंट, जो है जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, घट जाएगा। इज द केस वेयर द unemployment increases it is a case where the unemployment decreases your and inflation increases इन्फ्लेशन क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉलिसी क्या है आपका फिलिप्स कर्व का, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी का क्या मतलब है मैम, इसमें क्या देखते हैं, तो इट इज द केस वेयर योर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस एंड योर इन्फ्लेशन डिक्रीजेस। यहाँ पे जस्ट अपोजिट क्या हो रहा है मैम, इज द केस वेयर द इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन डिक्रीजेस, इन्फ्लेशन घट रहा है, तो इसमें कौन सा केस होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आपका क्या होगा, राइज कर जाएगा यहाँ पे, डिक्रीजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। अब ये दो पॉलिसी समझते हैं क्या है। So the very first policy of Phillips curve is your expansionary. expansionary वाला कौन सा केस होगा मैम, जहां पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है और इन्फ्लेशन क्या कर रहा है मैम, बढ़ जा रहा है। दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी वाला केस में बोलते हैं हम कि जहां पे इन्फ्लेशन मैम कम हो रहा है धीरे धीरे, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है मैम वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अब इसको मैं कोरिलेट करके आपको बताती हूँ, वेजेस और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशनशिप है, और कहीं ना कहीं वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशनशिप है, और अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशनशिप है फिलिप्स कर्व के अंदर।
तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ योर बिटवीन योर अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस। अब इसको समझते हैं किस तरीके से इन दोनों का रिलेशनशिप बनता है। सो द वेरी फर्स्ट, आप सपोज करो अब अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन योर अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, पहला केस हम क्या ले रहे हैं, व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट इज, अनएम्प्लॉयमेंट क्या और इकोनॉमी में बढ़ रहा है हमारे, इसमें पहला केस क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है मैम, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां पे लोग एम्प्लॉयड बहुत कम है, एम्प्लॉयड बहुत कम है तो वहां पे डिमांड बहुत कम होगा, डिमांड वहां पे क्या करेगा मैम, फॉल करेगा, क्योंकि लोगों के पास अगर जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो अर्निंग्स नहीं है, यहाँ पे अर्निंग्स भी क्या होगा मैम, लो होगा, अर्निंग्स कम है तो डिमांड क्या होगा, डिमांड डिक्रीज करेगा, लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो वो कमा नहीं रहे, कमा नहीं रहे, अगर उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग्स नहीं है तो क्या करेंगे, वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो क्या होगा वहां पे, लोगों का वेजेस, अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर वहां पे बहुत ज्यादा हाई है तो क्या होगा, लोगों का वेजेस भी बहुत कम होगा, नॉट बी डिमांडेड देयर, क्या करेंगे, लेबर जो है हमारे वेजेस को डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है मैम, बहुत हाई है, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन वेजेस का जो डिमांड है मैम वो कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोग बेरोजगार है, बेरोजगार है तो अर्निंग्स नहीं है, अर्निंग्स नहीं है तो जो लेबर है हमारे वे वेज डिमांड नहीं करेंगे, वो वेज का इंक्रीमेंट नहीं मांगेंगे कहीं ना कहीं, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इनवर्स रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है, और कह सकते हैं कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। नेक्स्ट केस इज योर अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन योर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजिंग, अब सपोज करो आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है मैम, डिक्रीज कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या कर रहा है, योर अनएम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीजिंग, कहने का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, दैट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं बढ़ रहे होंगे, लोगों के पास काम है तो वो कहीं ना कहीं उनके अर्निंग्स राइज करेंगे, अर्निंग्स राइज करेंगे तो डिमांड आएगा मार्केट में, डिमांड आएगा मार्केट में तो कहीं ना कहीं जो लेबर है उनका डिमांड भी बढ़ जाएगा हमारे मार्केट में, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर चाहिए, और कहीं ना कहीं लेबर का डिमांड बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वेजेस का भी क्या होगा मैम, डिमांड बढ़ जाएगा, बोल सकते हैं वेजेस में वो इंक्रीमेंट मांगेंगे। तो द वेरी फर्स्ट कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है हमारा तो वहां पे क्या होगा, डिमांड जो है, डिमांड विल इंक्रीज देयर, ठीक है, डिमांड ऑफ लेबर विल इंक्रीज देयर फॉर द प्रोडक्शन, labor will increase there for the production, ठीक है और अगर लेबर का डिमांड बढ़ रहा है इकोनॉमी में तो कहीं ना कहीं वेजेस का भी डिमांड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये एक ऐसा मैंने रिलेशनशिप बताया कि इन चीजों के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और वेजेस के बीच में। अब सेकंड रिलेशनशिप वी विल डिस्कस, दैट इज योर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ये दोनों कैसे कोरिलेट करते हैं, कैसे इनमें इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप हम देख सकते हैं।
relationship between your unemployment and inflation. अब सेम केस अगर हम लेते हैं, पहला वाला केस था, दैट इज योर अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है यहाँ पे तो क्या होगा? बेरोजगारी। बेरोजगारी कहने का मतलब है कि लोग एम्प्लॉयड नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। काम नहीं है तो क्या होगा? डिमांड घटेगा। डिमांड विल फॉल हियर। डिमांड विल फॉल हियर इन दिस केस। अगर डिमांड घट रहा है मैम तो क्या होगा? प्रोडक्शन भी लो होगा कहीं ना कहीं। यहाँ इस केस में प्रोडक्शन लो होगा तो कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है वो नहीं बढ़ेगा। Prices of the commodity will not rise here. और जब प्राइसेस नहीं बढ़ेगा मैम तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी क्या होगा? हमारा कम होगा इकोनॉमी के अंदर। इन्फ्लेशन विल ऑल्सो डिक्रीज। अब इसमें आप समझो, मैंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है मैम? इन्फ्लेशन हमारा कम हो जा रहा है। क्यों इन्फ्लेशन कम हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो डिमांड कम है मार्केट में। डिमांड करने वाले कंज्यूमर्स कम है क्योंकि उनके पास अर्निंग्स नहीं है डिमांड करने के लिए। डिमांड कम हो रहा है तो मैम प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है मार्केट के अंदर। और प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है तो हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट स्टॉक में है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा? प्राइस उसका अफेक्ट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं वो एज इट इज रहेगा, जिसके कारण हमारा जनरल राइज जो हमें देखने को मिलता है एक कॉमोडिटी या प्रोडक्ट के अंदर, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई द इन्फ्लेशन विल डिक्रीज इन दिस केस। Now next case is your when the unemployment is decreasing. Unemployment is the decreasing in this case. Unemployment घट रहा है तो क्या बोलेंगे हम कि यहाँ पे डिमांड जो है हमारा कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है मैम। अर्निंग्स विल गेट इंक्रीज्ड। डिमांड बढ़ेगा मैम तो क्या होगा? प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। प्रोडक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? प्राइसेस विल इंक्रीज। and that will lead to your increase in inflation. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है मैम। अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है तो लोगों के पास अब काम है तो उनके अर्निंग्स राइज करेंगे। अर्निंग्स राइज करेंगे तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। अब पहले से डिमांड ज्यादा करेंगे तो हमें अपना प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली जो है प्रोडक्ट या कॉमोडिटी जो हम कंज्यूम कर रहे थे उनके प्राइसेस में हमें राइज देखने को मिलेगा। प्राइसेस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन क्या होगा मैम? इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो शोइंग अ नेगेटिव और कैन बी से दैट की इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इन दिस केस। अब आइए देखते हैं लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्या होता है हमारा।
लॉन्ग रन और शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्या होता है? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व दिया किसने है मैम? इट वाज गिवन बाय द मिल्टन फ्रीडमैन। नेक्स्ट क्या है? दैट लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को और हम क्या क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, ऑल्सो नोन एज इसको दिया है हमारे मिल्टन फ्रीडमैन ने, और इसको हम कहीं ना कहीं ऑगमेंटेड और क्या बोलते हैं, और किस नाम से अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑगमेंटेड एंड अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन फिलिप्स कर्व। अब लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व होता क्या है, उसके क्या क्या assumptions है मैम, और उसे हम किस तरीके से देख सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज दैट लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व हमारा कैसा होता है? वर्टिकल इन शेप। वर्टिकल कहने का क्या मतलब है? अब सपोज ये मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताती हूँ, जो कि वाई एक्सिस के जस्ट सामने जो स्ट्रेट लाइन में हो, दैट इज योर वर्टिकल। तो ये कहीं ना कहीं कैसा शेप में है? वर्टिकल शेप में है। अब वर्टिकल कहने का क्या मतलब है मैम? वर्टिकल शेप है तो उसका मतलब क्या निकल के आता है? दैट वर्टिकल शेप योर इंप्लाइज दैट which implies that minimum unemployment is there अब वहां पे कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एंड दैट इज कंसिस्टेंट विथ स्टेडी इन्फ्लेशन। कंसिस्टेंट स्टेडी इन्फ्लेशन। अब स्टेडी इन्फ्लेशन कहने का क्या मतलब है मैम? बहुत ज्यादा भी इन्फ्लेशन नहीं है, या कह सकते हैं कि बहुत कम भी इन्फ्लेशन नहीं है, वहां पे एक स्टेबल इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्या बोलता है? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज योर नॉन एक्सेलरेटिंग inflation rate of unemployment, which is known as your नायरू। इसको हम और क्या नाम से जानते हैं? नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज इन शॉर्ट फॉर्म टर्म्ड एज योर नायरू। नाउ नेक्स्ट इज योर also called as your natural rate of unemployment। It is also called as your natural rate of unemployment। तो ये कुछ लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के assumptions थे। इसको दिया है मिल्टन फ्रीडमैन ने। इसको हमेशा याद रखना है कि दो और नाम से हम जानते हैं, दैट इज योर ऑगमेंटेड एंड अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस फिलिप कर्व। नेक्स्ट एक ऐसा शेप का होता है वर्टिकल, दैट इज योर पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड इट विच इम्प्लाइज। अब वर्टिकल कहने का यहाँ पे क्या मतलब है वो समझिए, सिर्फ वर्टिकल समझ लेने से नहीं होगा। वर्टिकल कहने का मतलब है मैम कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमारा बहुत कम है, मिनिमम है, विद द स्टेडी इन्फ्लेशन, दैट इज योर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत स्टेबल मैनर में वहां पे चल रहा है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज योर लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को ही हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं मैम? नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
unemployment, which is termed as NAIRU, and it is also known as your natural rate of unemployment. ये जो मैंने कर्व बताया था आपको, that is your parallel to y axis, ये जो पॉइंट यहाँ पे है, that is your known as your NAIRU as well as your natural rate of unemployment. Okay, so you have to remember these things. So long run Phillips curve भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको ये की पॉइंट्स याद रखने हैं वहां पे. अब जो आपका शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होता है वो कहीं ना कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से बनता है. ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो गया. यहां पे आप कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बताओगे, यहां पे आपका कहीं ना कहीं वेजेस होगा, और यहां पे कहीं ना कहीं आपका अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जिससे आप कंपेयर करोगे किस तरीके से अगर अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर रहा है तो किस तरीके से वेजेस जो है वो इंक्रीज करेगा, किस तरीके से इन्फ्लेशन हमारा इंक्रीज करेगा. तो ये इस तरीके से शॉर्ट रन में हम इसका एक नेगेटिव या बोल सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप देखेंगे. जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हमारा डिक्रीज कर रहा है मैम, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि वेजेस इंक्रीज कर रहा है, एज वेल एज योर इन्फ्लेशन इज आल्सो राइजिंग. तो इन दिस केस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि फिलिप्स कर्व होता क्या है, आपका फिलिप्स कर्व का कंसेप्ट कहां से निकल के आया. अब ये जो फिलिप्स कर्व था ना, वो हमें क्या बोल रहा था मैम कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है हमें दो चीजों के बीच में, दैट इज योर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, और इधर वी कैन टेक द अनएम्प्लॉयमेंट और द वेजेस. तो अब इसका जो कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं यूएस बेस्ड कंसेप्ट आया था. तो अब इसमें हमने देखा कि 1970 में जो हमने स्टैगफ्लेशन का केस पढ़ा था, इन द टाइप्स ऑफ द इन्फ्लेशन ओनली, हमने स्टैगफ्लेशन का केस पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा था कि मैम कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है हमारी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत स्लो डाउन हो चुकी है उस केस में, और वो बहुत ही वर्स्ट केस होता है किसी इकोनॉमी या कंट्री के लिए. तो हमने देखा कि वो जो 1970 में जो स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट आया था, उसको कहीं ना कहीं जो फिलिप्स कर्व है वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, वहां पे फेल हो गया फिलिप्स कर्व, क्योंकि फिलिप्स कर्व हमें एक नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है. लेकिन स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट अलग था, उसने बोला कि एक साथ हमें क्या राइज देखने को मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के पास भी, इन्फ्लेशन में भी राइज देखने को मिल रहा है, और जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो गया. तो यहाँ पे फिलिप्स कर्व हमारा क्या हुआ था, जस्टिफाई नहीं हो पाया था. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फिलिप्स कर्व. फिलिप्स कर्व किसने दिया है, मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है. उसके अलावा हमने इसके असम्पशंस को कवर किया आज के क्लास में, and also we had covered the long run Phillips curve as well as the short run Phillips curve. एग्जाम में आपसे इतना ही पूछा जाएगा, इतना ही आप Phillips curve के बारे में पढ़ ले तो that is more than enough. इतना आपको प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना है. So that's all about today's sessions. Hope you have enjoyed the sessions. Stay connected with the Net Wala Bhaiya, and thank you everyone.